हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम है। तो अभी भी जग जाओ और अपनी तैयारी शुरू कर दो। जिसने भी तैयारी शुरू की है, थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो अब जो टाइम है वो आपका है मेहनत करने का, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती आपको, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ पढ़ने का है और वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जीके जीएस की शानदार पर्सन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आपने देखा भी होगा, अभी तक हम रेगुलर जो हमारी क्लासेस आ रही है उसमें एक से एक बढ़कर पर्सन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपके कमेंट भी देखता हूं, सभी स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है पढ़ने में, लेकिन मजा तभी आएगा जब आप उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सोल्व करोगे, अच्छे तरीके से याद रखोगे, ताकि वो एग्जाम में आपको देखने को मिले और आप उनका जो आंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से करके आओ, जो आपकी सफलता में कुछ साथ दे। ठीक है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेज लेकर आ रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप फौजी बनने वाले हैं और आप सभी को पता है कि फौजी जो होता है उसके प्रति हमारे देश में कितनी इज्जत है। क्योंकि हम जो कुछ भी है हमारे देश के अंदर, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो इनकी बदौलत ही है, क्योंकि ये सीमा पर, सरहदों पर हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो आपके पास मौका है अब की बार फौजी बनने का, तो लगे रहिए, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर को फोड़ना है शानदार तरीके से। ठीक है, टारगेट हमारा वही है 15+ क्वेश्चन का। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहले क्वेश्चन से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो टाइम को वेस्ट मत करना। एक एक मिनट फिलहाल आपके लिए एक एक दिन के बराबर होने वाली है, क्योंकि आप उसको वेस्ट नहीं करोगे। ये अपने आप से वादा करो, प्रण करो कि हां, मैं अब इस टाइम को इस तरीके से जीऊंगा कि ये टाइम जो है वो मुझे आगे तक हमेशा याद रहे कि हां, मैंने उस समय इस प्रकार से पढ़ा था, इस प्रकार से मेहनत की थी, तब जाकर मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूं। लेकिन यदि आप इस टाइम पर नहीं पढ़ रहे हो तो यह भी आपको हमेशा याद रहेगा और साथ में पश्चाताप भी रहेगा कि यार, मैं उस समय पढ़ लेता तो आज वो लग गया, मेरी भी जॉब लग जाती। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? तो दिमाग में बैठा लीजिए, जॉब चाहिए, वर्दी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे वर्दी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो। टाइम है आपके पास, 1 महीने का ही समय बचा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो देखना इस प्रश्न को और इसका आंसर देना। देखिए, मेरा टारगेट यही है, जब तक आप प्रश्न पढ़ो तब तक मैं आपको बता दूं, मेरा टारगेट यही है कि आपके जीके जीएस में शानदार स्कोर हो, और स्कोर इतना हो कि आपको उस मुकाम तक पहुंचा दे। देखिए, रीजनिंग, हिंदी और मैथ आप कवर कर लोगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। ये आपकी जीके जीएस कहीं से भी पूछी जा सकती है, कितना बड़ा सिलेबस है, लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, प्रत्येक प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट होता है वो मैं उसी समय क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको कहीं पर ढूंढना ना पड़े कि यार ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा गया तो मैं क्या करूंगा। वो सभी डाउट यहां पर हम क्लियर कर लेंगे। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथ मेहनत कीजिए। हमारे दोनों की जो मेहनत है, स्टूडेंट्स और टीचर की जो मेहनत है, वो रंग लाएगी, आपको वर्दी मिलेगी और हमको सुकून मिलेगा कि हां, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज जॉब कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है यार। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था। जो अंग्रेज थे उन्होंने अवध पर कब कब्जा किया था। तो कब किया था, हमारा आंसर होगा 1856 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, सीधा सीधा प्रश्न याद कर लिया कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया 1856 में, लेकिन अवध से संबंधित पॉइंट, अंग्रेजों से संबंधित पॉइंट इसी प्रश्न के इर्द गिर्द। ये नहीं है कि हम 1857 की क्रांति की बात करें, नहीं, इसी प्रश्न के आसपास जो भी चीजें घूम रही हैं वो सब चीजें इस प्रश्न के तहत ही हम क्लियर करेंगे। देखिए, अब
अवध का बात करें तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली शाह था। क्या था? वाजिद अली शाह। ये था अवध का अंतिम नवाब, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि कब्जा क्यों किया। अरे कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा, तभी तो कब्जा हो सकता है, ऐसे थोड़ी अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। तो देखिए एक रिपोर्ट आई थी 1854 में, किसके शासनकाल के दौरान? वाजिद अली शाह के शासनकाल के दौरान। उस समय थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। 1854 में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम था आउट्रम की रिपोर्ट। आउट्रम की रिपोर्ट। देखिए ये मैं बता देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1854 में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर क्या लगाया था? कुशासन का आरोप लगाया था। मैंने बताया था ना कि कुछ तो रीजन होगा, तो रीजन यही था, अवध पर आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया, या कहने का मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अब बात आती है कि अवध के अंतिम नवाब की तो हमने बात कर ली, लेकिन अवध की जो स्थापना की थी, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। कौन था? शहादत खां। चलो आपको प्रश्न यहां पर देखने को मिला सीधा सीधा कि अवध की पर कब्जा कब किया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन यह भी तो पूछ सकता है कि किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, वो रिपोर्ट कौन सी थी और वो कब आई थी? तो 1854 की आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। क्लियर पॉइंट। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। बात करें स्थापना किसने की या संस्थापक कौन था? शहादत खां था। कौन था? शहादत खां। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न क्लियर हो गया, किस प्रकार से पूछा जा सकता है और आपका जवाब अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम की यदि हम बात करें तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। यह थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम, ठीक है। अब बात आती है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2007 से। आपको पता है 5 वर्षीय योजना थी, ये 5 साल की पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2007 से 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अब पंचवर्षीय योजना से प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन पॉइंट क्या बन रहा है कि ये पंचवर्षीय योजना शुरुआत कहां से हुई थी? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी हुई थी 1951 में शुरुआत, लेकिन इससे पहले कहीं तो शुरू ही होगी। यह हुई थी आपकी 1928 में सोवियत संघ में। सोवियत संघ में तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो सोवियत संघ में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। यहां पर हम बात कर रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसकी शुरुआत बच्चों 1 अप्रैल 2007 से हुई थी। और 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से 56 तक। तो पंचवर्षीय योजना से हमेशा एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है, इनको अच्छे से पढ़ लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम सभी पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो कवर कर लेंगे, ताकि हमारा यहां से आने वाला एक प्रश्न पक्का हो जाए, 2 नंबर हमको देकर जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का की माना जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? मात्रा। ऑप्शन सी करेक्ट। यहां पर आपको देखने को मिल सकता है परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण देखने को मिल सकता है मात्रा के स्थान पर, या तो मात्रा मिलेगा या परिमाण मिलेगा, दोनों में से एक जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करें तो इसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं।
तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक आपका हो गया मात्रा या बोल सकते परिमाण, दूसरा होता है आपका संयोजन और तीसरा होता है आपका दिशा। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं, मात्रा या फिर परिमाण, संयोजन या फिर दिशा। क्लियर पॉइंट? आ गई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बार बार कह रहा हूं, पंचवर्षीय योजनाएं, नृत्य उत्सव, त्योहार, इनसे हमेशा प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। फिर यही बात दोहरा रहा हूं, तो इन टॉपिक को मत छोड़ना, फ्री के नंबर हैं, यदि पढ़कर चले गए तो आसानी से सोल्व कर सकते हो। बात कर रहे हैं यहां पर निशागंधी नृत्य उत्सव की, तो किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। केरल में आपका एक और इंपॉर्टेंट मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओणम। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब केरल की बात आई है तो निशागंधी जो नृत्य उत्सव है वो केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा, केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा तिरुवनंतपुरम शहर में इसका आयोजन किया जाता है। किस में किया जाता है? तिरुवनंतपुरम शहर में इसका आयोजन किया जाता है निशागंधी उत्सव का। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। किसके द्वारा किया जाता है? केरल पर्यटन विकास निगम के द्वारा। देखिए अब ऑप्शनों के बारे में बात करें तो यहां पर आपका तेलंगाना है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट मनाया जाता है पेरिनी शिव तांडवम। शिव तांडवम यह मनाया जाता है तेलंगाना में। इसी के साथ कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो कजाई कोथू, कजाई कोथू जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? आपने पढ़ा होगा एक याक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? याक नृत्य। किस राज्य से संबंधित है यह भी देख लेते हैं। याक नृत्य यह आपका है सिक्किम से संबंधित। किससे संबंधित? सिक्किम से। एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूंगा, टेंशन मत लो, बस पढ़ना है आपको अच्छे से। ठीक है, याक नृत्य सिक्किम राज्य से संबंधित है। इसी के साथ एक जवारा नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। एक कोली नृत्य है जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, कोली नृत्य ये आपका है महाराष्ट्र से संबंधित, महाराष्ट्र से संबंधित। देखिए कमेंट आया हुआ था, मैं देख रहा था, पिछले 2-3 दिन का एक वीडियो था, उसमें था सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है या फिर आप अच्छे से नहीं लिखते हो। देखिए मैं लिखने को तो बहुत अच्छी तरीके से ऐसे लिख सकता हूं आराम से, लेकिन इसमें क्या है, टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी, लेकिन सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो यहां पर इसी प्रकार पढ़ा रहा हूं, समझ में आना चाहिए। अरे हमें कोई अवार्ड थोड़ी जीतना है राइटिंग से, हमें तो सिर्फ पढ़ना है, समझ में आ रहा है। ऐसे तो है नहीं कि याक नृत्य को मैं ऐसे लिख रहा हूं जो कि आपकी समझ में ही नहीं आई, डॉक्टर वाली लिखाई थोड़ी लिख रहा हूं यार, आपके लिए ही कर रहा हूं। मैं लिखने को लिख दूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो टाइम लगाकर आराम से लिख सकता हूं, वीडियो लंबी बन जाएगी बस, और क्या होगा, उसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा। और मैं ये चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आपको समझना है, जैसे याक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से। अब मैं यहां पर एक तो एमपी लिख रहा हूं या फिर एक लिखूं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, टाइम लगेगा। एमपी से समझ रहे हो यार, समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही करना है, धैर्य रखो, सब कुछ हो जाएगा, आराम से पढ़ो। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि आप टेंशन लोगे यार मेरा पेपर आ गया मैं कैसे करूंगा, तो जो पढ़ रहे हो ना वो कभी नहीं पढ़ पाओगे, कभी याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में वही चीजें घूमती रहेंगी। फिर किसकी बात कर रहे थे? चलो कोली नृत्य की बात कर रहे थे महाराष्ट्र में। एक आपका होता है भवाई नृत्य, देखिए कौन सा? भवाई नृत्य, यह आपका है राजस्थान में। आरजे लिख दूं या फिर आरजे लिख दूं, भवाई नृत्य राजस्थान में। ठीक है, समझ में आई चीजें। सिक्किम के बारे में बात कर रहे थे, याक नृत्य। ज्वारा नृत्य आपका किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। कोली नृत्य महाराष्ट्र से। भवाई नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ऊपर हमने क्या पढ़ा?
ऊपर हमने देखा कि केरल में एक ओणम होता है, एक निशागंधी होता है उत्सव, इसी के साथ तमिलनाडु का कजाई कोथू, तेलंगाना की बात करें तो आपका है पेरिनी शिव तांडवम, और कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान। देखिए यहां से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। आगे ना बात समझ में? यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, आपका जवाब तुरंत मिलेगा आपको, आपका जवाब तुरंत मिलेगा आपको, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे किसी चीज से रिलेटेड हो। साथ ही एक और बात बता दूं, यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी बात करना चाहते हो किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो इंस्टा आईडी अपनी AK चौधरी सर्च कर लेना, मिल जाएगी, मैसेज कर देना, फॉलो करो या ना करो वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैसेज कर देना, आपको यहां पर भी तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। अरे आपके लिए बैठे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। चलो थोड़ा बिजी रहते हैं तो कुछ टाइम बाद, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं कि आज किया 6 महीने बाद रिप्लाई हो रहा है, नहीं, मिलेगा आपको, चाहे 2-3 घंटे 1 घंटे में जब भी होगा तब आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? इनमें से कौन सी फसल है जो तिलहन फसल है और जो रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? तो कौन सी फसल है? अरंडी के बीज। ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। देखिए अरंडी के बीज के बारे में आपने सुना होगा, आपने पेड़ भी देखे होंगे इसके। अरंडी के बीज का जो है वो तेल निकलता है, जैसे सरसों का तेल होता है ना, हमारे काम आता है, खाना बनाने के काम आता है, उसी प्रकार से हम यहां पर बात करें अरंडी के बीज जिनका तेल निकाला जाता है। ये क्या काम में आता है? ये औषधि स्नेहक पदार्थों में काम आता है, या बोल सकते हैं स्नेहक पदार्थों में और औद्योगिक उपयोग में इनका उपयोग किया जाता है अरंडी के तेलों का। अब यहां पर बात करें कि अरंडी के जो बीज है ये सर्वप्रथम ज्यादातर कहां होते हैं? तो वृहत्तम उत्पादक जो राज्य है वो आपका गुजरात है। कौन सा है? वृहत्तम उत्पादक राज्य गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका तेल निकाला जाता है स्नेहक पदार्थों के रूप में, इसकी क्या की जाती है? उपयोग किया जाता है, औद्योगिक रूप में इसका उपयोग होता है अरंडी के बीजों का, जिनका तेल निकलता है, उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। और वृहत्तम जो उत्पादक राज्य है वो आपका कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली, जिन्हें रिक्त स्थान के लिए जाना जाता है, को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय नृत्य अलरमेल वल्ली। देखिए यहां पर प्रश्न पूछने का यह मकसद नहीं है कि उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, कब किया गया, ये कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न उठाया गया है। और जो हम पढ़ते हैं ना कि कलाकार किससे संबंधित है, कौन से शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, वहीं से यह प्रश्न आपके लिए पूछा गया है कि अलरमेल वल्ली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, और वो आपका भरतनाट्यम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भरतनाट्यम की एक शैली है पंडा नल्लूर शैली, उस पंडा नल्लूर शैली से ही अलरमेल वल्ली संबंधित है। किससे? पंडा नल्लूर शैली से। देखिए भरतनाट्यम की यदि हम बात करें तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। और अलरमेल वल्ली की बात करें तो इनको जो पद्म भूषण दिया गया था वो 2004 में दिया गया था। कब? 2004 में। और इनको संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार दिया गया था वो 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में। कुचिपुड़ी की बात करें तो आपको पता है, बहुत बार बता चुका हूं, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किसका शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल का भगवान कृष्ण से संबंधित है। एक आपका होता है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो भगवान विष्णु से संबंधित है, जो आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। और कथकली किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। क्लियर पॉइंट? आ गई बात समझ में? सत्रिया हो गया आपका, असम से संबंधित है। 2000 में उसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया था। ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
ऋग्वेद रिक्त स्थान सूक्तों का संग्रह है। कहने का मतलब सीधा सीधा ऋग्वेद के बारे में पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं या फिर ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है। तो ऋग्वेद में जो है ना वो 1028 सूक्त है। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं, और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को बोला जाता है होतर। क्या बोला जाता है? इन ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को बोला जाता है होतर। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, आप सभी को पता है ये बात, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं। और ऋग्वेद की जो रचना है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है ऋग्वेद की रचना। इसमें एक नोवा मंडल है, नोवा मंडल, ठीक है, जो सोम देवता को समर्पित है। किस देवता को? सोम देवता को समर्पित है। और इस नोवे मंडल को ही सोम मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोम मंडल कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके साथ ही देखिए हमारे रामलला की जो मूर्ति का विराजमान हुआ है अयोध्या में, तो अयोध्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऋग्वेद में अयोध्या का जो उल्लेख है, अयोध्या का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस में हुआ है? ऋग्वेद में माना जाता है। किस में माना जाता है? ऋग्वेद में। साथ ही लक्ष्मी का जो उल्लेख है वो भी ऋग्वेद में माना जाता है। आपने देखा होगा कल रामलला विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में, उनका मंदिर जो है वो निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, और इसी प्रकार से अयोध्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस में उल्लेख है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है अयोध्या का? ऋग्वेद में मिलता है। यह आपको पता होना चाहिए। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। 1028 सूक्त हैं। नौवें मंडल की हमने बात की, सोम देवता को समर्पित है, जो जिसको सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हर चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। हर चीज क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? चलिए आंसर कीजिए, सोच लीजिए आप। हो गया टाइम, इतना ही मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं है। किस में होगी? खासी पहाड़ियों में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इन खासी पहाड़ियों की खासियत देखिए। खासी पहाड़ी जो है ना वो कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण, कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण यहां पर औसत से अधिक वर्षा होती है। रीजन क्या है? कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने का। देखिए यहां पर कीप का नाम आया, आपने देखा होगा इस प्रकार से कीप होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है? कीप जैसे जल डालते हैं या कुछ भी डालते हैं तो वो एकदम से यहां से निकलता है, यहां पर एक छिद्र होता है। ठीक है, इस कीप की कहानी बताऊं मैं आपको पता है या नहीं पता, देख लेना। आपने ऐसा अनुभव किया या नहीं किया, लेकिन हमने किया है। क्या है कि हम पढ़ते थे ना, उस समय लाइट नहीं थी, होगी लेकिन हमारे गांव में नहीं थी। तो हम पढ़ते थे किससे? जिसको हम गांव में बोलते चिमनी या फिर लालटेन। लालटेन भी बोला जाता है, ये थोड़ा वीआईपी वर्ड हो गया, लेकिन हमारे गांव में, सभी के गांव में बोला जाता है चिमनी बोला जाता है, गांव में ऐसा ही बोलते हैं हम, चिमनी। उसमें पढ़ते थे और उसमें जो तेल डलता था ना, जो मिट्टी का तेल होता था। किसका तेल? मिट्टी का तेल, जिसको बोला जाता था कैरोसिन। क्या होता था? कैरोसिन। वो डालते थे कीप लगाकर, ताकि वो न तो बिखरे और अच्छे तरीके से डल जाए। तो वो कीप की हम यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन उस चिमनी में पढ़ते थे। ध्यान दीजिए इस बात पर। अब तो लाइट आ चुकी है। एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा कि चलो यार आज चिमनी जलाकर देखते हैं, लाइट की बजाय। अब लाइट में रह रहे हैं, आपको पता ही है। चिमनी जलाई, लाइट बंद कर दी, रात का समय था, कुछ दिखाई नहीं दिया बुक में से। किताब लेकर बैठा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आदत जो है ना वो ज्यादा रोशनी की हो गई है। उसका थोड़ी रोशनी थी, उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। एक समय था जब उसकी लो जो थी, जो चस्ती थी, वो उसकी लो में पढ़ते थे। ठीक है, और आज वो किसी काम की नहीं है। तो अस्तित्व उसका क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। तभी कहता हूं पढ़ो,
आगे बढ़ो, ठीक है, तैयारी करो, जॉब लगो, लेकिन फिर किसी काम के नहीं रहोगे। अरे सब काम करते वैसे तो, यदि मान लो कि नहीं पढ़ रहे हो, इस टाइम खराब कर रहे हो, तो कुछ और काम करोगे, करना तो पड़ेगा। इस पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक रिस्पेक्ट लाइफ, एक बढ़िया लाइफ, तैयारी करोगे, जॉब मिलेगी, वर्दी मिलेगी, आसपास गांव में, परिवार में तो होगी, आसपास में, पड़ोस का नाम सबने सुना होगा, अच्छे तरीके से सुना है कि ये नाम ज़्यादा ही चर्चा में रहता है, आपकी इज्जत बढ़ेगी। और सबसे खास बात लिख देता हूं, अरे शादी हो जाएगी, ठीक है ना, शादी हो जाएगी। तो यहां पर बात कर रहे थे हम, चलो बहुत मौज मस्ती हो गई। खासी पहाड़ियों में, जो मेघालय की खासी पहाड़ियां, उनमें सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 2637 मीटर। अरावली की बात करें तो अरावली की प्रमुख चोटी है जो ऊंची है, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन यहां पर मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, वो ध्यान रखना, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखिए मैं जो प्रश्न पूछता हूं ना, आप उसका आंसर नहीं देते। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसका आंसर देते हैं, या तो फिर आपको आता नहीं या फिर आप आलस करते हैं कमेंट करने से। आपको आंसर देना है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? सीधा सा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। इसी के साथ शिवालिक की बात करें तो हिमालय के जो दक्षिण में स्थित पहाड़ी है उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है, या हिमालय के जो सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है वो शिवालिक के नाम से विख्यात है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। खासी पहाड़ियां कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण यहां पर औसत से ज्यादा वर्षा होती है। नीलगिरी के बारे में बात की, वो कौन सी है? डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा। और उसकी हाइट की बात करें, उसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो वो है आपकी 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। इसी के साथ अरावली की बात करें तो गुरु शिखर मैंने आपको बता दिया, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आंसर बताना है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। एकदम इजी आंसर है, सभी कमेंट करके बताएंगे इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, शिवालिक के बारे में बात करें तो हिमालय की दक्षिण में स्थित जो पहाड़ी है उनको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हो गए पॉइंट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जो भारत का हमारा संविधान है उसका जो आर्टिकल 17 है उसके बारे में यहां आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 17 में क्या वर्णित है। तो क्या वर्णित है? अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल आपका 21 क है, या बोल सकते हैं 21A है। याद आया कुछ 21A से? जब हमने बात की थी मौलिक अधिकार से संबंधित मूल कर्तव्य से संबंधित पर्सन की, तो आपको मैंने बताया था कि 10 थे, फिर 11 किए गए, 11वां किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। उसमें क्या था? ये 21 का जोड़ा गया था। और क्या था उसमें? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान था। पॉइंट क्लियर? इसी के साथ उपाधियों के अंत के बारे में बात करें तो यह आर्टिकल 18 में वर्णित है। किस में वर्णित है? आर्टिकल 18 में। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में। किस में है? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। यहां पर बात हुई है मौलिक अधिकारों की, और हम ये न पढ़े, ये तो गलत बात है। तो बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में तो भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। कहां से ग्रहण किए गए? यूएसए से ग्रहण किए गए। शुरुआत में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। शुरुआत में कितने थे? 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। एक कहां गया? एक गया 300 क में। किसने भेजा? 44वें संविधान संशोधन 1978 ने इसको कहा कि आप यहां मत रहिए, आप जाइए, आपकी दूसरी जगह आपका इंतजार कर रही है। तो इसको यहां पर रखा गया 300 क में। किस रूप में रखा गया? देखिए वहां पर मौलिक अधिकार के रूप में विराजमान था, लेकिन यहां पर इसको रखा कानूनी अधिकार के रूप में। किसके रूप में? कानूनी अधिकार के रूप में। कहने का मतलब इसकी पोस्ट बदल दी गई। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। पहला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, उस दोनों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में भी समान है, संवैधानिक संशोधन करेंगे तो भी समान शक्तियां हैं दोनों के पास, लेकिन धन विधेयक पारित करने में दोनों के पास समान शक्तियां नहीं है। इस बात को अब समझिए कि इसमें समान शक्तियां क्यों नहीं प्राप्त है। देखिए, जो धन विधेयक है ना, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है, और ऐसा कहां पर लिखा है? आर्टिकल 117 में लिखा है। किस में लिखा है? आर्टिकल 117 में लिखा है। फिर से देखिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक लोकसभा में, केवल लोकसभा में, यह शब्द यहां पर ऐड हो जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा से पारित होते ही यह जाता है राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में। और राज्यसभा के पास होता 14 दिन का समय। कितने दिन का समय? 14 दिन के समय। यहां पर देखना कि समान अधिकार नहीं है। यह गया राज्यसभा में, 14 दिन का समय होता है कि आप इस पर अनुमति दीजिए या मत दीजिए। अनुमति दीजिए या मत दीजिए, यह वापस पारित माना जाता है। जिस प्रकार से लोकसभा में पारित हुआ था ना, वैसे ही राज्यसभा से पारित माना जाता है, चाहे राज्यसभा 14 दिन में अनुमति दे या ना दे। तो यहां पर क्या हुआ? समान अधिकार नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोकसभा में तो पेश पहले किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वो इसको रोक के रख सकती है। वो 14 दिन तक रख सकती है, रख ले, लेकिन 15वें दिन ये पारित माना जाएगा, जिस प्रकार से लोकसभा में पारित हुआ है। अब बात यह आती है कि धन विधेयक पर अंतिम फैसला कि धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ये फैसला करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। आर्टिकल की बात करें 110(3) में ऐसा वर्णित है कि निर्णय जो लेता है धन विधेयक पर, वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 110 के तहत। पॉइंट क्लियर हो गया कि धन विधेयक को पारित करने में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास समान अधिकार नहीं है। जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही केवल लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। किसमें? लोकसभा में। लोकसभा से पारित होने के बाद ये जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा के पास समय होता है 14 दिन का कि आप इस पर अनुमति दें। यदि दे देते हैं तो अच्छी बात है, यदि अनुमति नहीं देते हैं तो ये पारित माना जाता है। एक शब्द इससे पहले ऐड कर लेना, जो मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 117 के तहत। क्लियर पॉइंट? आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से? सभी जानते हैं प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज, हमारे देश की प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम, जिनको सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। जो किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। किस राज्य से? मणिपुर राज्य से ये संबंधित है। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। देखिए, इनके बारे में यदि हम बात करें तो 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। साथ ही 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला मुक्केबाज थी। कौन? मैरी कॉम। एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट भी है, वो है इनकी आत्मकथा से संबंधित, और इनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। देखिए, इनसे पता चल जाता है इनकी आत्मकथा से कि ये क्या थी। ये 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीत चुकी है, या 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये जीत चुकी हैं। कितनी बार? 8 बार। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? अनब्रेकेबल है। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, मणिपुर की रहने वाली है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? मैरी कॉम।
ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कहने का मतलब त्रिपुरा को 3 ओर से कौन घेरता है? पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से। तो कौन घेरता है? बांग्लादेश। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा की यदि हम बात करें ना, तो बांग्लादेश, भारत जो है वो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर। यदि आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम की यदि हम बात करें तो वो आपकी लगती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है, उत्सव है, जिसको उत्सवों का उत्सव कहा जाता है? तो कौन सा है? हॉर्नबिल महोत्सव। ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। कौन सा है? हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में। ठीक है, कब मनाया जाता है? इसका आयोजन नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर से शुरू होता है और ये 10 दिसंबर तक ये उत्सव चलता है। कहने का मतलब जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो 10 दिन तक चलता है। नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है और 10 दिसंबर तक इसका आयोजन चलता है। देखिए पहला ऑप्शन आपका चापचूर कूट, ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिजोरम राज्य से। मोत्सु की बात करें तो मोत्सु आपका किससे संबंधित है? ये भी नागालैंड से संबंधित है। वंगाला की बात करें तो ये मेघालय राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेघालय राज्य से संबंधित है। चापचर कूट किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। मोत्सु की बात करें तो नागालैंड से, और वंगाला की बात करें तो ये मेघालय राज्य से संबंधित है। एक और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव, जो हेमिस महोत्सव है ये लद्दाख से संबंधित है। किससे संबंधित है? लद्दाख से। ये आपको ध्यान रखना है कि हेमिस महोत्सव जो है वो किससे संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। तो प्रश्न क्या था कि उत्सवों का उत्सव किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है। शुरुआत कब होती है? नागालैंड की स्थापना दिवस 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत होती है और यह चलता है 1 से 10 दिसंबर तक। ठीक है, और नागालैंड से संबंधित दूसरा कौन सा बताया था? मोत्सु था। वंगाला किससे संबंधित है? मेघालय से। और मिजोरम का कौन सा है? चापचर कूट मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा पढ़ने में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।